हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मैंने अगला चैप्टर लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर आया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर वीडियो को करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य यह सकारात्मक उदारवाद का विकसित रूप है। लोक कल्याणकारी राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में निरंकुश सत्ता के विरुद्ध किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले लोक कल्याणकारी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्क बिशप टेम्पल ने किया था। आधुनिक काल में लास्की पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की तरफ से लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ आकर्षित किया। इसलिए लास्की को लोक कल्याणकारी राज्य का जनक माना जाता है। लास्की ने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य कार्य सामाजिक हित की सिद्धि में सहायक तथा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति तथा नागरिक जीवन से जुड़े हितों का संरक्षण करना है। लास्की उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के समर्थक थे ताकि पूर्ति और निरंतरता दोनों बनी रहे। लास्की का प्रसिद्ध कथन है, राज्य को उद्योगों पर नियंत्रण करना चाहिए, वरना उद्योग स्वयं राज्य पर नियंत्रण कर लेंगे। हाफमैन के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और व्यक्तिवाद के मध्य का मार्ग है। W.T. कैंट के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों को सभी सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। लास्की के समकालीन मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि आधुनिक राज्य का कार्य विभिन्न सहचरों व हितों में सामंजस्य स्थापित करना है। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज में कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें राज्य की छत्रछाया में सर्वसाधारण अभाव व सुरक्षा से पीड़ित न हो। R.S. टानी लोकतंत्री समाजवाद या लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। उसने वर्ग संघर्ष व भौतिकवाद के स्थान पर नैतिकता और समाजवाद को आधार बनाया। टानी का प्रसिद्ध कथन है, केवल उत्तम मनुष्य ही उत्तम समाज का निर्माण कर सकता है। टानी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इक्वलिटी में लिखा है कि आधुनिक समाज की समस्या अनुपातों की समस्या है, न कि परिणामों की। न्याय की समस्या है, न कि खुशहाली की। लोक कल्याणकारी राज्य का उदय भी सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुआ। 1943 में इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने आर्थिक विषमता को मिटाने के लिए लॉर्ड विलियम बेवरिन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह इस बात का पता लगाए कि आर्थिक विषमता को मिटाने के लिए राज्य को कौन कौन से कार्य करना चाहिए। इस आयोग ने राज्य के निम्नलिखित 5 कार्य बताए हैं। नंबर 1, अशिक्षा दूर करना। नंबर 2, बेरोजगारी दूर करना। नंबर 3, बीमारी दूर करना। नंबर 4, आश्रयाभाव दूर करना। नंबर 5, दरिद्रता दूर करना। सरकार ने जब राज्य के इन कार्यों को लागू कर दिया तो लोक कल्याणकारी राज्य अस्तित्व में आ गया। वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करता है। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य
गरीबों के कल्याण का प्रबंध करना है। इससे उदारवाद और समाजवाद दोनों का संबंध पाया जाता है, अर्थात यह निजी एवं सार्वजनिक दोनों अर्थव्यवस्था को महत्व देता है। अतः यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का पोषक है। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। सामाजिक न्याय लोक कल्याणकारी राज्य की आत्मा है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य गरीब का हित है, न उदारवाद। लोक कल्याणकारी राज्य प्रतिक्रिया स्वरूप नव उदारवाद, उदारीकरण, समकालीन उदारवाद, स्वेच्छातंत्र उदारवाद, इच्छा स्वतंत्र उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद के समर्थक रॉबर्ट नाजिक, हेयक, फ्रीमैन और बर्लिन है, जबकि सकारात्मक उदारवाद के समर्थक मैकफर्सन और राल्स हैं। लोक कल्याणकारी राज्य को कुछ लोग पूंजीवादी की चौकी के रूप में देखते हैं। नव उदारवाद। नव उदारवाद की प्रेरणा से ही उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदारीकरण लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, जो राज्य के लोक कल्याणकारी राज्यों को समाप्त करके राज्य को केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित करना चाहते हैं। नव उदारवाद परंपरागत उदारवाद का या नकारात्मक उदारवाद को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। नव उदारवाद के जनक रॉबर्ट नाजिक माने जाते हैं। रॉबर्ट नाजिक ने राज्य को रात्र प्रहरी या नाइट वॉचमैन कहा। बाजार और व्यक्ति नव उदारवाद के दो आधारित स्तंभ हैं। स्वतंत्र व्यक्ति और मुक्त बाजार की सच्चे लोकतंत्र की व्यवहारिक अभिव्यक्ति हैं। समकालीन विश्व में नव उदारवाद की प्रेरणा से उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण व्यवहारिक रूप से सामने आया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब कल्याणकारी राज्य आर्थिक विषमताओं को कम करने में असफल रहा और पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्प्रभावों का भी निराकरण नहीं कर पाया, जिनसे संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ रहा था और आय जनता को भुखमरी और गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थितियों में कुछ विचारकों ने मत प्रकट किया कि लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। अतः उन्होंने हस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए। समकालीन उदारवाद नकारात्मक और सकारात्मक दो रूपों में विकसित हुआ। नकारात्मक विचारधारा में राज्य को केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित कर दिया और कल्याणकारी कार्य करने से मना कर दिया, जबकि सकारात्मक विचारधारा में राज्य को आवश्यक कार्यों के साथ साथ कुछ मामलों में राज्य को लोक कल्याणकारी के मामले में प्रेरित किया। समकालीन उदारवाद में कार्ल पापर का भी नाम आता है। इन्होंने क्रमिक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया। कार्ल पापर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी में मार्क्सवाद को मुक्त समाजवाद का दुश्मन ठहराया। इनकी विशेष प्रसिद्धि विज्ञान दर्शन के क्षेत्र में है। तो इस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य का ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।